नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरिद्वार के साथ, जहां पीएम मोदी की अपील के बाद आगे आए सीएम तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें कि साधु संतों और श्रद्धालुओं से 27 अप्रैल के स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने पहले ट्वीट करके यह अपील की थी, उसके बाद अब सीएम तीरथ सिंह रावत भी सामने आए हैं और उन्होंने साधु संतों और श्रद्धालुओं से 27 अप्रैल के स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। पीएम मोदी के ट्वीट से जोड़ते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये रिट्वीट किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए सीएम ने अपील भी की है। तो लगातार आपको बता दें कि महाकुंभ में कोरोना का साया मंडरा रहा था, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आगे आते हुए सबसे पहले साधु संतों और श्रद्धालुओं से अपील की कि प्रतीकात्मक तौर पर 27 अप्रैल को किए जाने वाले शाही स्नान को मनाया जाए। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत भी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उसी पर वो लिखते हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के साथ पुनर्निर्माण के कार्यों का सीएम तीरथ सिंह रावत जायजा लेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कल तीरथ सिंह रावत का दौरा होगा, केदारनाथ धाम पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और व्यवस्थाओं को, यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के, इसके साथ में पुनर्निर्माण के कार्यों का सीएम तीरथ जायजा लेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ से जुड़े लोगों और अधिकारियों के साथ महाकुंभ और कोरोना की रोकथाम को लेकर के बैठक की। बैठक में बंशीधर भगत ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हुआ है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुंभ अपनी जगह है और कोरोना अपनी जगह, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की महाकुंभ को प्रतीकात्मक मनाने की अपील की है, जिस पर अमल करना चाहिए। तो आपको बता दें कि बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंचे थे, यहां उन्होंने कोरोना और महाकुंभ को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को भी सर्वोपरि रखते हुए कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करना चाहिए। 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक संत के गुजरने की भी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते एक संत हम सबको छोड़कर चले गए हैं। वहीं बंशीधर भगत ने माना कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुंभ भी अपनी जगह है, कोरोना भी अपनी जगह है, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मार्मिक अपील की है कि इसको हम सांकेतिक रूप से मनाएं। तो हमने भी कहा भाई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हालात को देखते हुए वैसा करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की अपील का इसमें क्यों इंतजार होता? अभी तक का तो सरकार का यही पक्ष था ना कि पूरा जो पीरियड है कुंभ का वो पूरा किया जाएगा, किसी भी तरह की उसमें कोई कटौती नहीं है। आज से 20 दिन पहले हमें नहीं मालूम था कि कोविड ऐसा हो जाएगा। कल परसों से ही स्थिति बिगड़ी है, तो इसलिए अब प्रधानमंत्री जी ने भी अपील कर दी है, तो हमने उसको माना। प्रधानमंत्री होता है। वहीं कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले के 3 शाही स्नान पूरे हो चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जूना अखाड़े के संत ने कुंभ खत्म करने का फैसला किया है और उन्होंने बाकी अखाड़ों के संतों से भी कुंभ खत्म करने की अपील की थी, जिसके बाद
अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और गृह मंत्री से भी उनकी फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने उनसे कुंभ की सभी गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न सिर्फ एक अच्छे इंसान है बल्कि वो एक अच्छे उपासक भी हैं। वहीं पीएम की अपील पर उन्होंने अब कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने 27 अप्रैल को होने वाले बैरागी संतों के शाही स्नान को जारी रखने की बात भी कही है। वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुंभ मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से हरिद्वार न आने की अपील की है। वहीं लक्सर के गोवर्धनपुर में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा है, जहां आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक बार फिर 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गोवर्धनपुर के हाई स्कूल विद्यालय को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इतना ही नहीं, लक्सर में 11 अन्य लोगों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक साथ 25 लोगों के संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन एक साथ 25 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने की वजह से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लोग भी, आसपास के इलाके के लोग भी खौफजदा हैं। वहीं जहां पर भी कोरोना बम फूट रहा है, जहां पर ज़्यादा संख्या में कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का काम भी प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। वहीं काशीपुर में ऐतिहासिक चैती मेले को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर आहत बैठक में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चैती मेला स्थगित कर दिया है। बैठक में साफ कहा गया है कि मेले में प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर कोई रोक नहीं है, लेकिन दुकान पर कोविड गाइडलाइन के हिसाब से लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं रात में नाइट कर्फ्यू के चलते कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। 25 प्रसाद की दुकानों को प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मंदिर परिसर में 200 लोगों के प्रवेश की ही अनुमति रहेगी। मेले में प्रसाद की दुकानें मंदिर परिसर से दूर लगाने का निर्णय लिया गया ताकि मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी न हो सके। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कल रात जो गाइडलाइंस आई हैं प्रशासन से, उसके क्रम में यहाँ पर आज एक बैठक बुलाई गई जिसमें जनप्रतिनिधि, मंदिर के पंडा, हमारे निविदा में भाग जो लिया था उन ठेकेदारों ने, संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। इसके क्रम में ये निर्णय लिया गया कि क्योंकि शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाना जरूरी है और कोरोना को रोकना भी जरूरी है, तो चैती मंदिर में केवल दर्शन किए जाएंगे और प्रसाद की दुकानों को ही अनुगमन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो झूले, तमाशे या फिर रात्रि वाले मेला का सभी को स्थगित। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह घबरियाल ने 16 अप्रैल से जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब नैनीताल में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस मणिभूषण पंत से सीधी बातचीत की है। सीएमएस मणिभूषण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं इस समय रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय जो पीपी मोड़ पे है, रामदत्त जोशी, वहाँ पे हूँ और मेरे साथ है मणिभूषण पंत जी हैं। कोविड को लेके जो है बहुत सारी जैसे अभी जैसे सरकार की तरफ से बहुत सी गाइडलाइन आई हैं। आइए मणिभूषण पंत जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है लोकमंच में। इस समय जितने भी जो यहाँ पे जो कोविड को लेके जो एहतियात बरती जा रही है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो सेकंड सर्ज आया है कोविड का,
इसमें लगभग हमारे देश में 2 लाख के आसपास अब तो केस आने लग गए हैं। तो हमारी सभी लोगों से ये अनुरोध है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि जस्ट हाथ धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना और मास्क लगाना, इसका पूर्णतः पालन करें। और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी जाती है, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करना और जो भी हेल्प डेस्क वगैरह विभिन्न जगहों पे बनाए गए हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन करें। सर यहाँ पे जैसे कोविड का जो है जो वैक्सीनेशन का जो काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो लगभग कितने लोगों को लग चुका और रोज कितने लोगों का यहाँ पे वैक्सीन जो है टीकाकरण किया जा रहा है? देखिए, लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है और लगातार वैक्सीनेशन रामनगर चिकित्सालय में चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 150 औसतन लोगों को टीकाकरण लगाया जा रहा है। और लोगों से भी ये अनुरोध है कि वो आरोग्य सेतु ऐप का या कोविन वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन अगर कराएं तो उनका जो टीकाकरण का जो समय है वो उसमें कमी आएगी। यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके उसका टीकाकरण कर रहे हैं। अभी हमने बातचीत करी जो है यहाँ के जो CMS हैं मणिभूषण पंजी से बातचीत करी। उन्होंने बताया कि कोविड को लेके जो है सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है, टीकाकरण हमें लगाना चाहिए और 45 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें जो है आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा जो है टीकाकरण करना चाहिए और सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए और थोड़ा सा अगर आपका कोई ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। लोकमंच से उधम सिंह राठौर की रिपोर्ट। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद रामनगर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में रामनगर मालधन चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह ने सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को लेकर के उन्होंने सड़क पर पैदल मार्च किया और घूमकर प्रचार बैन के साथ माध्यम से वो आम जनता को और कारोबारियों को जागरूक करते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही वाहनों के भी कागजात और हेलमेट न होने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। और साथ ही मालधन चौकी इंचार्ज ने जनता को बताया कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्र की समस्त जनता को सरकार की नियमावली का पालन करना है। इस दौरान दुकानदारों से भी अनुरोध किया कि दुकानों में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाएं और जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज हम मौजूद हैं रामनगर विधानसभा के मालदन क्षेत्र में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना ने इस समय उत्तराखंड के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार को राज्य के हर ज़िले में नाइट कर्फ्यू लगाने पर मजबूर कर दिया और एक ऐसा ही आदेश आज राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इसी जानकारी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं जगबीर सिंह मालदन चौकी इंचार्ज। आइए इनसे जानते हैं कि इस तरीके का कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज आपके द्वारा जो एक प्रचार किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर करने का? जैसा कि अभी आपने बताया, अभी हमारे देश में कोरोना दूसरी बार जो है लहर बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव करीब प्रतिदिन 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य सरकार की जो है कल एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें रात्रि 10:30 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो और मास्क के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए आदेश हैं। तो लोगों को उसके संबंध में जागरूक करने के लिए आज हमने जो है एक माइक की मदद से बोलकर और जो है रिकॉर्डिंग भी हमने की थी सभी गाँव में मालदन क्षेत्र के जाकर, और जो हमारे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है मालदन नंबर 2 उस क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाया गया, सचेत किया गया, उन्हें बताया गया भी किन किन चीज़ों में आपको छूट प्राप्त है और क्या आपको नहीं करना है, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। सर, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी है और अगर जो लोग इसके बाद कोरोना की नियमावली को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आपके इस तरह से कैसी कार्रवाई की जाएगी? ये हमारा उद्देश्य है लोगों को सचेत करके जागरूक करना ताकि वो अपना बचाव करें, और जब लोग नियमों को जो है जान जाएंगे तो बचाव करेंगे। जो उल्लंघन करेगा और प्रथम तो हम उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई करेंगे, और कोई दोबारा करता है या जो है गंभीर अपराध करता है तो फिर उसके ऊपर महामारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मालदन चौकी इंचार्ज जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना की नियमावली के जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर महामारी का जो अधिनियम सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ लोकमंच के लिए
टिहरी जिले में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि नई टिहरी में 44 वर्षीय महिला की तबीयत खराब होने पर उसे 13 अप्रैल को जिला अस्पताल बौराड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी कोरोना जांच की गई, लेकिन महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन नियमों के RT-PCR जांच के लिए महिला का सैंपल लिया गया, जिसके बाद महिला वापस घर लौट गई। लेकिन 16 अप्रैल को महिला की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई और महिला इलाज करवाने के लिए एक बार फिर जिला अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि 16 अप्रैल को महिला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस मामले में CMO का कहना है कि अभी तक जिले में 343 एक्टिव केस हैं, जिनमें से अधिकतर कुंभ क्षेत्र से मुनिकीरेती के हैं। हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव केसेज अभी आ रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा संख्या में जो है दूसरे स्टेट से आए हुए लोग या कुछ जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी हैं। तो अभी तक हमारे वहाँ एक्टिव केसेज इस समय है मेरे पास 343 केसेज जो है मेरे पास इस समय पॉजिटिव केसेज हैं। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। CCC में हमने क्षमता बढ़ा दी है और लोगों को एडमिट भी किया जा रहा है, कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं डोईवाला में BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग के तत्वाधान में CRPF अकादमी गुरुग्राम के 2 ग्रुप के में कुल 122 प्रशिक्षणार्थियों को साहसिक जोखिम और आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो अब समाप्त हो गया है। बता दें कि यह प्रशिक्षण 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला, जिसमें बदलते परिवेश में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने में उत्कृष्ट और निपुण बनाने, अदम्य साहस और संकल्पित मनोबल को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए परीक्षार्थियों को ट्रेंड किया गया है, ताकि ये परीक्षार्थी खुद अपने अधीनस्थ के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा और चुनौतियों का निपुणता से डटकर सामना कर सके। बता दें कि इस प्रशिक्षण में 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल थी, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण ले रही थी। हमारे पास CRPF के 2 बैच में 61 के ग्रुप में 2 अफसर आए थे, टोटल अफसर आए थे और दोनों की 1 वीक की ट्रेनिंग हुई है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने आपदा से निपटने के लिए इनको कई चीज़ें गुर सिखाए हैं। इसके साथ साथ इनको रॉक क्लाइंबिंग के गुण, इसमें रैपलिंग, चुमारिंग और इस तरह की हाई एल्टीट्यूड में कैसा आपको सर्वाइव करना है अकेला रहते हुए, इस चीज़ों की काफ़ी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वाटर रेस्क्यू में कैसे आप पानी में बाढ़ में फंसते हैं तो अपने आप को कैसा बचाना है, अपने साथी को कैसा बचाना है और अब गाँव वालों जो आपके नज़दीक है उनको कैसा बचाना है, उसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है डिटेल में। खबर चमोली से है, जहां पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और रेखीय विभागों के अधिकारियों का 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायती राज विभाग की ओर से ट्रेनर उमेश राठौड़ ने कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने गांवों के विकास करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत ग्रामीण विकास में 51 सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब व्यक्ति जिस एक विभाग से कार्य लेगा, उसी विभाग की धनराशि भी वहीं से मिलेगी। पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सरकार और पंचायती राज विभाग भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ग्राम प्रधानों को और जिला स्तर के अकाउंट डिपार्टमेंट जो ग्रामीण विकास में लगे हैं उनको प्रशिक्षण देने आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है
कि आज़ादी के लगभग 72 सालों बाद भी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ और बहुत कम विकास हुआ है। तो सरकार ने कमियां ढूंढी तो पता लगा कि भाई विभागों में तालमेल की कमी थी और भी कमियां थी। अब केंद्र सरकार सिंगल विंडो से हमारे गांव का विकास करना चाहती है। एक विभाग से जहाँ से हम पैसा ले रहे हैं, दूसरे विभाग का अगर पैसा लेना है उसी सिंगल विंडो से हमारे ग्रामीणों को मिलेगा और बिल्कुल ग्रामीण भी इसका सिस्टम चेंज होना। जिले में बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए भटिंडा से एनडीआरएफ की टीम टेहरी पहुंची। एनडीआरएफ की 28 सदस्यीय दल ने फॉरेस्ट टीम के साथ नई टेहरी के चंबा रोड पर भूनाभागी के जंगल में ऑपरेशन फायर को लेकर ट्रायल किया। इस मौके पर फॉरेस्ट के अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम को पहाड़ों में जंगलों में आग बुझाने और कंट्रोल बर्निंग के बारे में बताया। वहीं डीएफओ का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम के साथ कुछ दिन तक ट्रायल किया जाएगा और उन्हें फायर कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद आग लगने वाले क्षेत्रों में फॉरेस्ट टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा जाएगा। रिक्वेस्ट पे एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया है। फॉरेस्ट फायर देखते हुए यहाँ पे फायर पूरे पहाड़ों में लगी हुई है, तो यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि फॉरेस्ट की टीम के साथ में जहाँ पर भी कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट होती है वहाँ पर उनकी टीम के साथ में जाके फायर को कंट्रोल करना, ये एनडीआरएफ टीम का मेन मोटिव है। मेंबर टीम कल रात पहुँचे हैं और वो हमारा जो फॉरेस्ट स्टाफ है और लेबर जो लगे हैं उनको असिस्ट करेंगे। और आज सुबह यहाँ उनका ब्रीफिंग भी हुआ और अभी वो लोग यहाँ बोनाबागी के पास एक फायर ड्रिल के लिए गया है, जिसमें कुछ बेसिक टेक्निक जो हम लोग अपनाते हैं हिल्स में, उनका ओरिएंटेशन के लिए अभी स्टाफ निकल गया है वहाँ पे ड्रिल्स के लिए। ये 28 मेंबर्स है, जिसमें उनका कुक्स है, बाकी अपना जो ड्राइवर्स है वो भी सारे सम्मिलित करते हुए 20। खबर चमोली से है, जहां पिंडर घाटी के खिनौली गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बिजली के तार लोगों की जान पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। जहां इन बिजली के तारों की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं छात्राओं को भी विद्यालय जाने में भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग से बिजली के तारों को लेकर शिकायत की और तारों को हटाने के लिए निवेदन भी किया, लेकिन विद्युत विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी के खंभों के सहारे सड़क पर झूलते तारों को ऊपर किया है। लगभग 1-1.5 साल हो गया, काफ़ी पहले से बिजली के तार झूल रहे। गांव के सोचने से जो आप देख रहे खंभों को, लकड़ी के खंभे बनाया गया और प्रधान जी ने ये सूचना यूपीसीएल को दे दी थी बहुत पहले। और गांव के सोचने से 2-3 खंभे गाड़े गए और बिजली के आगे मतलब तार जोड़े गए और ये दूसरी लाइन चालू की गई। यूपीसीएल को कोई होश नहीं है अभी तक भी, कितनी बार वहाँ अर्जियाँ डाल दी और ज़्यादा ना कहते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और यूपीसीएल को सूचना फिर देंगे हम। यहाँ पर खैनोली में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण जो ये तार झूल रहे हैं, हमने कई बार इसके बारे में एसडीओ ऑफिस पंती में बातचीत की। उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है तो इसको ठीक कर देंगे। और जब जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में यहाँ पर जनता दरबार लगा था, उस टाइम भी ये बात रखी गई और हमने इनको ये बताया कि हमारे यहाँ पर 16 तारीख को मेला लगना है और उससे पहले आप जो है तो ये तार ठीक कर दें। इनके द्वारा अखिल भारतीय श्री पंच तेहर भाई त्यागी खालसा के महंत और चर्त संप्रदाय के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन योगीराज बर्फानी दादा के शिष्य राजकमल दास ने ब्रह्मलीन योगीराज बर्फानी दादा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। बैरागी कैंप स्थित अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी खालसा के शिविर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से कुछ लोगों द्वारा इलाज के नाम पर बर्फानी दादा को जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि योगीराज बर्फानी दादा को कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए रहस्यमय परिस्थितियों में हुई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस संबंध में जब पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है।
रिंकू दुबे, अमित दुबे एंड कंपनी, गोविंद दास एंड कंपनी महाराज को जबरदस्ती उठाकर जयपुर अस्पताल ले गए, मेट्रो मास अस्पताल में। वहाँ ले जाकर महाराज बोलते थे कि मैं कायाकल्पी संतु, मेरे शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बावजूद भी महाराज को उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद ये भी बताया जाता है कि उनके हाथ पैर बांधकर उनकी ना मर्जी से जबरदस्ती ऑपरेशन कराया गया। उसके बाद में जब महाराज की मौत हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या वजह है। जब महाराज यहाँ आए तो सिंपल एम्बुलेंस से आए। वहीं गुमशुदा बच्चे की तलाश कर रहे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 साल के लड़के को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र जसपुर खुर्द के निवासी महेश गुप्ता ने पुलिस में 13 अप्रैल को गुहार लगाई थी कि उनका 9 साल का लड़का मोहल्ले से निकल रही झांकी में शामिल हुआ था, लेकिन झांकी संपन्न होने के बाद वो घर नहीं पहुंचा। पीड़ित का कहना था कि हम गरीब हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। वहीं थाना ITI पुलिस से गुहार लगाते हुए महेश गुप्ता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि बच्चे की खोजबीन लगातार की जा रही थी। SI नीलम मेहता ने लगातार ढूंढने का प्रयास करते हुए निजड़े से सकुशल 9 साल के लड़के को बरामद कर लिया है और बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस के सराहनीय कार्य से क्षेत्र के लोग पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। ये 13 तारीख को एक बच्चा शाम को खेलते हुए, कोई बारात उधर से निकल रही थी तो उसके साथ चला गया था, जिसको काफ़ी तलाश किया, घर वालों ने भी तलाश किया। लगभग बच्चा 9 साल का है। तो इसके ना मिलने से फिर उसके बाद परिजनों ने इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई थाने में, जिसकी विवेचना हमारे SI नीलम द्वारा की गई। तो बच्चे को आज सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा जो है रात को भी उसी बारात में जाने के बाद फिर ये निजड़ा में किसी के यहाँ पार्टी थी, वहाँ चला गया, फिर वहाँ एक खाली मकान में सो गया। आज उसको सकुशल बरामद किया है, जिसको उसके परिजनों ने सुपुर्द। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। नमस्कार।